हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि पीजीबीपी की रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए मैंने एक माइंड मैप छोटा सा आपके लिए तैयार किया है कि अगर आपको एग्ज़ाम से पहले थोड़े ही समय में ये चैप्टर समझना हो तो कैसे आप आसानी से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, ये चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने पीजीबीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है या फिर पीजीबीपी के बारे में जिनको कुछ आइडिया है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप ये चीज़ तभी जान पाओगे अगर आपको कुछ आइडिया हो इसके बारे में। अगर आप न्यू हो और न्यू ही ये माइंड मैप देखने शुरू कर दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो माइंड मैप उनको ही समझ आता है जिनको आइडिया होता है चैप्टर में क्या है। सो दोस्तों, करते हैं हम अपनी फिर पीजीबीपी की रिवीजन को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कि पीजीबीपी में सेक्शन 28 से सेक्शन 44 तक कवर होता है। तो सेक्शन 28 क्या है? बेसिस ऑफ चार्ज, कि आप पीजीबीपी के अंदर क्या क्या चीज़ें चार्ज करते हो। तो प्रॉफिट एंड गेन सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगर आपको कोई कंपेंसेशन मिली है किसी लॉस के ऊपर तो वो भी पीजीबीपी के अंदर ही आप चार्ज करोगे। इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का आपके पास मैच्योरिटी में अमाउंट आएगी वो सारी चीज़ अगर बिजनेस के अंडर आ रही है तो आप इस पीजीबीपी के अंदर चार्ज करोगे। इसके अलावा कोई बेनिफिट होगा तो वो भी आप चार्ज करोगे, या फिर कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक तो वो भी आप चार्ज करोगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चार्ज करनी है। सो उसके बाद सेक्शन 29 में आपका फॉर्मेट आ जाता है। इसमें मैंने जस्ट उनकी हेडिंग्स लिखी है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है फॉर्मेट की वो आपको लास्ट वीडियो या ऊपर सजेस्टेड कर दी गई है, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मेट अलग से समझना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पहले समझ सकते हो। अदरवाइज इसमें आपको मेन चीज़ें जैसे ऐड क्या करना है, नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स नहीं मानता, जो अलाउ करता है उसे माइनस कर देंगे, जो डिसअलाउड इनकम है यानी जो टैक्सेबल नहीं है उसे लेस कर देंगे, और लास्ट में डीम्ड इनकम करने के बाद आपके पास जो भी आएगा वो होगा बिजनेस इनकम। तो हमने यहाँ तक सिर्फ बिजनेस इनकम तक ही किया है, प्रोफेशन अभी नहीं किया, वो बाद में करेंगे। सो सेक्शन 29 आपका फॉर्मेट हो गया। डिटेल में समझने के लिए आप लिंक ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। अब सेक्शन 30 से लेकर 36 तक आपकी स्पेसिफिक डिडक्शंस आती हैं। तो 30 से 31 में जो है, 30 कहता है कि जो रेंट रेट्स हैं वो आपके बिल्डिंग के रिलेटेड है, और 31 है वो रिलेटेड है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के। तो ये दोनों चीज़ें जो आपके खर्चे हैं इनके ऊपर आपको डिडक्शन तभी मिलेगी अगर ये दोनों खर्चे ऑनर ने पेड किए हैं तब, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ आपके माइंड में आई गई। अब सेक्शन 32 हमारा मेन पार्ट है पीजीबीपी के अंदर, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहली चीज़ तो कंपलसरी है ही। अब डेप्रिसिएशन दो चीज़ों के ऊपर होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। लेकिन अगर लैंड है टेंजिबल एसेट तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, अगर गुडविल है इंटेंजिबल तो उसके ऊपर नहीं लगेगी। ये हिंट है आपके लिए। क्यों नहीं लगेगी ये वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके बाद कंडीशन भी दो होती हैं अगर आपको डेप्रिसिएशन लेनी है, कि सबसे पहले तो आपको एसेट का ओनर होना पड़ेगा, और दूसरा आपको बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस एसेट को यूज़ करना होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन की तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज। अगर तो आपके ऐसे लेस देन 180 डेज यूज़ हुई है तो 50% ऑफ रेट ले लोगे, अदरवाइज मोर देन हुई है तो फुल रेट लोगे। रेट की बात हुई है ना कि डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आपको देखना है। उसके अलावा अगर जितने भी पीवाई बच जाएंगे उसमें आपने फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट निकालनी है तो ओपनिंग में एक्चुअल कॉस्ट प्लस करो अपनी एसेट की, उसके अलावा सेल वैल्यू को माइनस करो, और फिर आपके पास निकल आएगी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। अब अगर ये निकल आई है तो अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला ही स्टेप ये है कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है। जो भी आंसर आएगा उसे दो पार्ट में बांटो, दैट इज लेस देन और बैलेंस। लेस देन वही 180 डेज वाला केस, और मोर देन वाला बैलेंस। तो वही केस है, आपको दोबारा रिपीट किया गया है। अब इंपॉर्टेंट रेट, वैसे तो लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है रेट्स की, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ दो तीन रेट्स जो मेन है वो बताएंगे कि बिल्डिंग का 5 से 10, अगर 5 है तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगा, 10 है तो नॉन रेजिडेंशियल के लिए। फर्नीचर सभी के लिए 10% है। प्लांट एंड मशीनरी में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया तो 15% लगाओगे, कंप्यूटर में 40%, और अगर कोई इंटेंजिबल है तो उसमें 25%। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके अंडर ही आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये कब आपको दी जाएगी या किन बिजनेस के लिए एलिजिबल है इसे क्लेम करना, तो वही बिजनेस कर सकते हैं जो पावर जनरेशन के लिए है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिनका, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। और वो कब कर सकते हैं? अगर उन्होंने न्यू मशीनरी परचेज की है तब, अदरवाइज वो भी नहीं करेंगे। तो रेट्स कौन कौन से इसमें लगेंगे? अगर तो आप 4 बैकवर्ड एरिया में अपना सेटअप कर रहे हो बिजनेस, लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बिहार, तो आपकी 35% एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो, अदरवाइज अदर स्टेट में 20%। और नोट वही है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर की निकालनी है तो लेस देन 80 केस में आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे।
इस रेट का हाफ कर दोगे। तो 50% ऑफ रेट मीन्स अगर इसका है तो 17.5, इसका है तो 10% आप लगा दोगे। तो यहाँ तक हो गया। अब कौन कौन से केसेस जहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, तो अगर आपके रिटर्न ऑन वैल्यू 0 है, ब्लॉक नहीं एम्प्टी, तब भी आप नहीं लोगे। अगर आपके रिटर्न ऑन वैल्यू नहीं 0 लेकिन ब्लॉक एम्प्टी है तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अब एक यहाँ तक छोटा सा एक टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आपका बिजनेस है वो बैकवर्ड एरिया में सेटअप है, लाइक दिस। एंड अगर उसमें आपने डिडक्शन लेनी है तो डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ तक होने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि सेक्शन 35 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैंने एक पूरा लेक्चर लगवाया था आपको वीडियो में, वो क्या है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पे आपको कौन से डिडक्शन मिलेगी, दो भागों में बांटा गया, इन द हाउस और डोनेशन, कि आपके दो खर्चे होते हैं, एक इन द हाउस रिलेटेड और एक डोनेशन। तो ये आपके सामने चार्ट बना है कि अगर आपका खर्चा लैंड से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड हुआ तो आप कुछ भी नहीं करोगे, बिल्डिंग हुआ तो 100%, रेवेन्यू हुआ 100%, कैपिटल हुआ तो 100%। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो उसमें रेवेन्यू और कैपिटल का जो 100% है वो बढ़कर 150 हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं आना। सिमिलरली डोनेशन में आप 4 भागों में बांटोगे। 4 भाग कौन से हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट हैं तो आपने ये इंस्टीट्यूशंस को देखकर उस लाइन को पढ़कर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है उसके रिलेटेड आपने ये डिडक्शन उनको प्रोवाइड करनी है। तो ये आपके सामने डिडक्शंस आपको गिवन है, आप देखकर कर सकते हो। अब आपके सामने नोट आ रहा है, तो नोट क्या है, कोई भी डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन आप अलाउ नहीं कर सकते अगर आपने एसेट है जो वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की है तब। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अंडर सेक्शन 35 AD में क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस। तो मैंने यहाँ पे एक राइम या फिर एब्रिवेशन के वे में आपको बताया था, क्या था वो, PP इज ए WCH। वीडियो को देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में ये बिजनेस आते हैं। अगर ये बिजनेस आपको पूछे गए तो इसमें आपने डिडक्शन कितनी देनी है, 100%। तो ये कौन कौन से बिजनेस है आप वीडियो में देख सकते हो, PP इज ए WCH। तो अब नोट क्या है, इफ एसेट, अगर ये 100% तभी मिलेगा जब आपने 8 सालों के लिए अपनी एसेट को होल्ड किया है तभी। अगर 8 सालों से पहले आपने अपनी एसेट को बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 में से डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आप माइनस कर दो तो वो क्या निकल के अपना केस बनेगा, डीम्ड इनकम। तो ये 35 सेक्शन खत्म। अब 36 आता है मिसलेनियस डिडक्शन, वो इन चीज़ों के ऊपर लगेगी, आपके सामने गिवन है। 37 में वो चीज़ें आएंगी जो 30 से 36 में आपने कवर नहीं की, या लीगल पर्पस है या फिर जो प्रीवियस ईयर में हो चुकी हैं आपने नहीं लिखी पीछे, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो सारी डिडक्शंस आप क्या कर सकते हो, फिर जनरल डिडक्शन में 37 सेक्शन में डाल सकते हो। अब सेक्शन 40 कहता है कि स्पेसिफिक डिसअलाउंस, बात की थी ऊपर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे डिसअलाउंस में मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं। सेक्शन 40 कुछ एग्जांपल दे देता है कि अगर आपने इंटरेस्ट किसी NR या सैलरी किसी NR यानी नॉन रेजिडेंट को पे की है तो वो इनकम टैक्स नहीं मानता, या फिर कोई टैक्स ऐसे वे में एम्प्लॉयर ने पे किया है जो नॉन मॉनिटरी पर्क पर है तो वो भी नहीं मानेगा, या रेमोरेशन आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को दे दी है तब भी नहीं, या फिर कोई ऐसे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कर दी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड है तो वो भी स्पेसिफिक डिसअलाउंस है, यानी इनकम टैक्स उसे अपना खर्चा नहीं मानता। तो बिजनेस का खर्चा इनकम टैक्स नहीं मानता किन किन चीज़ों पे, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है। अगर डिटेल लेना चाहते हो तो वीडियो है नीचे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब डीम्ड प्रॉफिट सेक्शन 41 के अंदर आता है कि ये होता क्या है, अगर आपको डिडक्शन में कोई रिकवरी आ रही है वो भी डीम्ड प्रॉफिट है, या फिर अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में कोई एसेट यूज़ की थी उसे बेच दिया तो वहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी डीम्ड प्रॉफिट है, या फिर लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो भी डीम्ड प्रॉफिट है। तो ये सारे डीम्ड प्रॉफिट आ जाते हैं, इनके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, PGBP के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी। अब सेक्शन 43A, 43B, 44AA, 44BB, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि अगर आपको एडजस्टमेंट करनी हुई किसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट की तो आप क्या करोगे, उसी अमाउंट में एडजस्ट करोगे। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस हैं जो पेमेंट बेसिस के ऊपर आपने डिडक्टेबल करने हैं तो उसमें आपको एग्जांपल नीचे दे दी गई है, टैक्स ड्यूटी या फिर बोनस। तो ये चीज़ें अपने माइंड में आपने छोटी छोटी हैं जो चीज़ें आपको याद करनी होगी कि ये किस किस सेक्शन से रिलेटेड हैं। अदरवाइज आपको मेन चीज़ जो यहाँ तक आपको करना है, ये सिर्फ आपको सेक्शंस बताए गए हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो ये था PGBP का माइंड मैप आपके सामने जो हमने आज किया है। होप सो आपको 10 मिनट में समझ आ गया होगा कि कैसे हमने PGBP एट द लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम आप कवर कर सकते हो इस चीज़ को। सो दोस्तों होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।